नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक ख़ास चेहरे के साथ हम बैठे हुए हैं और आपका जो नॉलेज है वो मारवाड़ी घोड़ों को लेके काफ़ी है। हम लोग आज कुछ मारवाड़ी घोड़ों के बारे में ही बात करने वाले हैं और सर से जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन और किस एरिया से वो बिलोंग करते हैं। प्लीज़ बताएं सर। जय गोपनाथ जी की। जी। मैं अजीत करण सिंह हूँ, शेखावत हूँ, शेखावाटी से। जी। झाझड़ से मैं बिलोंग करता हूँ। झाझड़ पड़ता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, नवलगढ़ से 8-10 किलोमीटर पास में। ओके सर। तो सर आपके यहाँ के घोड़े और उनकी कुछ खास बात आप थोड़ा सा बताएं। आपके यहाँ पे आपका कितने आप पुराने हैं घोड़ों में और कुछ खास घोड़े आपके पास रहे हो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। देखो, मेरी पर्सनल हिस्ट्री अगर आप पूछो तो नॉर्मली राजपूत फैमिलीज में पहले घोड़े तो हुआ ही करते थे जी। ये तो बाद में जाके व्हीकल्स आने के बाद, मोटरसाइकिलें वगैरह आने के बाद, थोड़ा मॉडर्न टाइम आने के बाद में घोड़ों की यूटिलिटी थोड़ी कम हो गई। व्हीकल्स की तरह थोड़े कम यूज़ करते थे तो कम होने लग गए घोड़े और फिर लगभग ख़त्म से ही हो गए। जी। तो पहले तो देखो सभी के पास में घोड़े हुआ ही करते थे क्योंकि आने जाने का साधन भी यही था और राजपूत फैमिलीज में मिलना लाजमी सी बात है, कोई अचरज वाली बात नहीं जी। है ना। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ही वाज इन आर्मी और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अटेंड करने के बाद में वो थोड़ा फिजिकली, उनको मेडिकली थोड़ी दिक्कत आने लगी तो वो ज़्यादा दिन रहे नहीं, वो शांत जल्दी हो गए जी। उनको काफ़ी घोड़ों का शौक था और कुमेद और तेलिया कुमेद कलर की घोड़ियों का उनको ज़्यादा शौक था। ओके। डार्क बे कलर की घोड़ियाँ। ओके। ओके। और उनके टाइम में भी डार्क बे कलर की घोड़ियाँ थी उनके पास में और स्पेशल वो अपनी एक अलग से घोड़ी भी रखते थे। तो उस टाइम से उनको शौक था और फिर बाद में दादोसा के टाइम में भी रावल साहब नवलगढ़ की तरफ से एक घोड़ी आई थी मेरी फैमिली में। उस टाइम मैं छोटा ही था, मुझे याद है कि लगभग 52,000 के करीब पैसों में हमने वो घोड़ी खरीदी थी। और ये बात होगी जब मैं स्कूल में था, छोटा था, बहुत छोटा था। वो घोड़ी जो थी वो मेरे काफ़ी क्लोज टू हार्ट थी। ओके। क्योंकि सुरग्यान नाम था उसका, पंच कल्याण घोड़ी थी, डार्क बे ही कलर था। मतलब हमारे पास ज़्यादातर तेलिया कुमेद घोड़ियों की आवाजाही ज़्यादा रही जी। तो फेवरेट्स में रही है ना आपके, इसलिए। हाँ जी। हाँ जी। वो कोई इंसिडेंस मान लो या कैसे मान लो, आज मेरे पास है जड़ा तो वो भी डार्क बे ही है, डार्क बे कलर है, राइट। वो मेरे काफ़ी क्लोज थी क्योंकि पंच कल्याण और बड़ी सुंदर घोड़ी थी। हाँ। और एक्टिविटीज़ भी उसकी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ थी। नॉर्मली क्या होता है, लोग बाग सिर्फ बावरियों तक अटक जाते हैं, एक्टिविटीज़ पे नहीं जाते। वो घोड़ी काफ़ी समझदार थी, अच्छी घोड़ी थी जी। तो उस टाइम भी रही। फिर बाद में वैसे तो आपका बचपन ही रहा था, वो तो उस समय तो भंवरियों से क्या ही लेना देना था नहीं, भंवरियों से तो आपको। मेरे और को मार्किंग भी उस समय तो नहीं। छोटे बच्चे को मार्किंग से क्या लेना देना, उसको तो ठीक है एक पैट की तरह आपके यहाँ वो पे। तो जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने बताया कि उसकी ये मार्किंग हुआ करती है। जी 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 है ना। जी। फिर बाद में देखो ऐसा है कि थोड़ा सा एजुकेशन के टाइम में और फिर हम लोग भी बाहर थे तो इतना नहीं हो पाया, लेकिन शौक तो मन में रहता ही है, बचपन से ही था। और धीरे धीरे बाद में जब मैंने कैंपिंग स्टार्ट की झाझड़ में फॉरेनर्स के लिए, तो वहाँ पे मैंने फिर घोड़े रखना शुरू किए। फार्म पे फिर शौक भी था तो सोचा अब स्टार्ट करते हैं जी। तब भी रखना शुरू किए, कुछ घोड़ियाँ ली भी, सेल भी की जी। ये सब चलता है। पर्सनल मेरी बात पूछो तो मैं इस चीज़ की तरफ काफ़ी टाइम से डेडिकेटेड हूँ। मतलब इट्स नॉट मेन सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। मुझे घोड़ों से काफ़ी लगाव रहता है और नॉर्मली अगर देखो तो ज़्यादातर मैं जब गांव जाता हूँ, झाझड़ जाता हूँ, तो मेरा सबसे बेस्ट टाइम जो उस टाइम होता है इवनिंग के टाइम में, जब मैं चाय लेता हूँ तो हमेशा पैडेक के अंदर बैठ के लेता हूँ। हाँ। पैडेक में आप नॉर्मली कोई भी आदमी हो, आप कभी प्रैक्टिकली करके देखना, एक तो आप बंद कमरे में चाय पियो और एक आप पैडेक में बैठो, घोड़े खुले छोड़ो, वो अपनी मस्ती में कूदते हैं घोड़े, अटकेलियाँ करते हैं, खूब लोट-पोट होते हैं, वो भी खुश, उनको देख के हम खुश। हाँ जी। हाँ जी। वो एक मॉर्निंग क्वालिटी मॉर्निंग टाइम आपका हो जाता है। मॉर्निंग मान लो, इवनिंग टी मान लो, कुछ भी मान लो। राइट राइट राइट। हाई उस टाइम की चाय में जो स्वाद आएगा वो बंद कमरे में नहीं आएगा। बंद कमरे में नहीं आएगा। करेक्ट बात है। सो बाय ब्लड और बाय कम्युनिटी से अलग हटके घोड़ा आपसे इस तरह से कनेक्टेड है, बहुत अच्छा ये है आपका। सो अभी हम बात करते हैं कि
मारवाड़ी घोड़े शुरुआत से लेके और अब तक जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन से या अपने नॉलेज से जो आपने कलेक्ट की मारवाड़ी घोड़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन या आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है मारवाड़ी घोड़े को लेके, पहले का मारवाड़ी घोड़ा और अब का मारवाड़ी घोड़ा, इसमें क्या क्या बदलाव रहे हैं और वो बदलाव कैसे आए, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। देखो ऐसा है कि एज पर योर नॉलेज। ऐसा है कि मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है कि भाई मैं आंखों देखी बात बता सकूं कि भाई 100 साल पहले ऐसे थे या अब ऐसे हैं। लेकिन जैसा कि बुजुर्गों से सुनते हैं, जैसे कि लोग बात बताते हैं और जैसा हम बुक्स में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो चेंजेस तो आए हैं। बीच में अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में काफ़ी मिक्सिंग हुई थी। हॉरोज हुआ, ऑस्ट्रेलियन वेलर हुआ, इन सब की मिक्सिंग हुई। कुछ ज़रूरतें भी थी, कुछ उस टाइम की नीड भी थी। ऐसा नहीं कह सकते अपन, पहले वाले लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन लोगों ने काम खराब कर दिया, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम नीड भी थी। लेकिन जो भी बात है, अगर हम बहुत पहले की बात करें देसी घोड़ों की, वो देसी घोड़ा अपने आप में बहुत दमदार घोड़ा होता था, बहुत ब्यूटीफुल घोड़ा। ओके। आज हम अगर पुरानी पेंटिंग्स देखें तो उन पेंटिंग्स को देख के आप बता सकते हो कि क्या जानदार घोड़े हुआ करते थे जी। उनका स्ट्रक्चर, उनका कॉन्फर्मेशन, उनकी एक्टिविटीज, जी। तो मतलब वो पता चल जाता है बुक्स अगर आप डिटेल में जाओ तो। सही बात है। बीच में अंग्रेज़ों के टाइम में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, लेकिन ये थैंक्स टू ब्रीडर्स की, ये जो डेडिकेटेड ब्रीडर्स हैं, इन लोगों की वजह से ये काम अब जाके वापस थोड़ा सा लाइन पे आने लगा है। वापस अपना देसी घोड़ा अपने स्वरूप में आने लगा। राइट। हाँ। आज आप देखो कि लोग घोड़ों के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च कर रहे हैं। घोड़ों के लिए वो लोग काफ़ी डेडिकेटेड भी हैं जी, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। और अच्छी ब्रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी ब्रीडिंग नहीं करोगे तो आप अपनी देसी नस्ल को बिल्कुल खोलोगे। करेक्ट बात है सर। पैसा अपनी जगह है, आप पैसा कमाना चाहते हो घोड़ों से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी पहचान मत करो। बिल्कुल करेक्ट बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देसी घोड़े राजस्थान की मान लो, चाहे इंडिया की बात करो, हमारे देसी घोड़े अपनी हेरिटेज है। हेरिटेज कोई बिल्डिंग ही नहीं है कि ये 100 साल पुराना महल है या 200 साल पुराना महल है, हवेली है, तो वही हेरिटेज है। हेरिटेज ये चलता फिरता हेरिटेज है। देसी घोड़ा चलता फिरता हेरिटेज। ठीक है, जो अब तक हुआ गलत ब्रीडिंग मान लो, चाहे लैक ऑफ नॉलेज मान लो, किसी भी वजह से गलत काम हुए, वो हो गए सो हो गए। उस बात पे ज्यादा वाद विवाद करना, उस टॉपिक को लेके एक दूसरे के ऊपर छीना झपटी करना, ये समझदारी नहीं है। मैं समझता हूँ आप अब जो आपके पास में अवेलेबल है, उसको आप अच्छा ब्रीड करो। राइट बात है। आप पॉइंट्स को समझो, आप ब्रीडिंग को समझो। और जैसा कि मैं करता हूँ, कुछ उम्र दराज लोगों के पास में बैठो, बुक्स पढ़ो। ज़्यादा एक तो क्या, बुक्स नहीं पढ़ना चाहती दुनिया आजकल। सब फेसबुक वाले ज्ञान है, थोड़ा सा इधर उधर किसी से सुन लिया और शुरू हो गया ज्ञान। देखा देखी ऐसे मत करो आप, भीड़ चाल। हाँ, थोड़े उम्र खैर के लोगों के पास में बैठो, उनसे आपको अगर 2 बार डांट फटकार भी सुनने को मिले तो सुनो, क्या दिक्कत है। राइट बात है। अपने से बड़ा अगर कोई कहता है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। लेकिन आपको नॉलेज मिलेगा, वहाँ से आपको कुछ ब्रीडिंग का सेंस मिलेगा, ब्रीडिंग सेंस मिल रहा है आपको। राइट बात है। बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये जितना आप गेन करोगे ना, उतना ही आप प्रॉफिट में रहोगे। ओके। सो जैसे जैसे हम बात करें मारवाड़ी घोड़े की, तो मारवाड़ इज ए रीजन ना, मतलब एक रीजन है और वहाँ का नाम आपको घोड़ों को दे दिया गया है। काठियावाड़ में जो घोड़े थे उनको काठियावाड़ी घोड़ा कह दिया गया है। सो अगर हम इम्प्रोवाइज करके, अगर हम ऐसा भी हो सकता था कि शेखावटी घोड़ा इसको हम कह सकते थे, और ऐसा नहीं हुआ। सो ये क्यों हुआ, मतलब थोड़ा सा बताएं इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा। इस टॉपिक पे बहुत बार लड़ाइयाँ हो चुकी। ओके। लड़ाइयाँ हो चुकी है। तो क्या बंद कर सकते हैं इस टॉपिक को? इंडस्ट्रीज में मतलब घोड़ों की फील्ड में हाँ जी। आपस में इस टॉपिक को लेके कई बार वाद विवाद होते हैं, जो कि बहुत गलत है जी, होनी नहीं चाहिए। अब वैसा देखा जाए तो यार, कहीं तो शेखावटी अलग है, कहीं मारवाड़ अलग है। हाँ, हमारा नांदेरा दादेरा सब मारवाड़ में,
मारवाड़ वाला का नांदेरा दादेरा शेखावटी में, तो शेखावटी और मारवाड़ का खुद का ब्लड ही एक हो रखा है। हाँ, तो फिर क्या क्या लड़ाई, घोड़ों का आप क्या हाँ, अलग सीन मानोगे, हाँ, है ना। तो बट स्टिल एक पैमाने पे लाने के मारवाड़ी- लिए कुछ तो नाम देना ही पड़ता है। हाँ, कुछ तो देखो, एक आप पहले देसी घोड़े बोलते थे, बाद में मारवाड़ी घोड़े बोलने लगे। हाँ, ऑफिशियल नेम, हाँ, तो कोई तो एक नाम तो आपको देना ही पड़ेगा, सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो Got भी it. नाम है। Got it. लेकिन बात ऐसी है कि पुराने टाइम में ये जो वर्ड है ना मारवाड़ी, ये वर्ड एक्चुअल में उन घोड़ों के लिए यूज किया जाता था जो मारवाड़ से निकलने वाले, जो मारवाड़ की सेना के घोड़े थे। ओके, वहाँ की लिनेज जो थी हाँ, और उन्हीं ये से, सिर्फ मारवाड़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, ये सब जगह एप्लीकेबल था। जैसे कोटा बूंदी वाला इलाका, हाड़ौती वाला इलाका, तो ऐसा नहीं है कि हाड़ौती में कभी घोड़े नहीं हुए। घोड़े तो हर रियासत के पास हर अच्छे होते हैं। रियासत के पास में रहा करता अगर नहीं अच्छे होते तो पास वाली रियासत एक्वायर कर लेती उसको, है। राइट बात है, उसको कभी जीत लेते, सही बात है है। ना। तो घोड़े तो सबको आज का जो नज़रिया है घोड़े पालने का, वो ये है ब्यूटीफुल बनाना, सेल परचेज करना, शोज में विन कराना। पहले तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए घोड़े अच्छे पालने पड़ते थे, अच्छे पालने पड़ते थे, ब्रीड वरना करने वो पड़ते युद्ध में थे। कैसे काम आते, राइट बात है, और युद्ध में काम नहीं आते तो आपकी हार। आपकी तो हाँ। अब जैसे हाड़ौती है, तो हाड़ौती के अंदर बहुत अच्छे घोड़े हुआ करते थे, बहुत अच्छी ब्रीडिंग हुआ करती थी। जो ये बूंदी कोटार, हाँ, जो बूंदी कोटा। ये वाला ऐसा रीजन जो नहीं होगा। है कि आज के टाइम में कोटा बूंदी में कोई फेमस स्टड फॉर्म नहीं है या कोई फेमस ब्रीडर नहीं है, तो इट डजंट मीन कि वहाँ पे कोई अच्छे घोड़े नहीं होते थे, ऐसा नहीं है। राइट बात है, घोड़े तो वहाँ पे भी अच्छे होते अच्छे रहे होंगे। हाँ थे। मेरा ननियाल मेड़तियों में है, मेड़तिया रोड में। जी, मेरे नानोसा के पास में घोड़ियों का अच्छा कलेक्शन था, और उनको जयमंगल घोड़ियों का शौक था। जी, अपना अपना शौक है जयमंगल, जयमंगल। जिसकी दोनों आंखें सफ़ेद हो। राइट, आजकल के टाइम में तो अगर आंखों में सफ़ेदी आ जाए तो लोग बाग खरीदते नहीं है, जी। लेकिन उनको जयमंगल का शौक था। पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, उनके पास जितना भी कलेक्शन था सारा जयमंगल का ही था, हाँ, और वो ब्रीडिंग के लिए हाड़ौती भेजते थे घोड़ी। ओके, उस जमाने में कहाँ टैक्सियाँ थी, पैदल जाते थे घोड़े, और पैदल ही घोड़े राइड करके आते थे। ओके। कई दिन तो जाने में लगते हैं, कई दिन आने में लगते हैं, और फिर वो वहाँ पे जो मैटिंग और कवरिंग का जो टाइम लगता था वो अलग। तो वो अलग, वो तो सब चीज़ें है ही। कुल मिला के महीना डेढ़ महीना तो आराम से इन सब चीज़ों में गुजर जाता था। गुजर जाता था। तो मेन बात मैं आपको ये बता रहा था, अब जैसे हाड़ौती में घोड़े थे, तो उनको मारवाड़ी घोड़े नहीं बोलते थे। मारवाड़ी वर्ड सिर्फ मारवाड़ तक सीमित था। हाड़ौती के जो घोड़े हैं उनको हाड़ौती के घोड़े बताते थे। जी। मेवाड़ के जो घोड़े थे, मतलब मेवाड़ की सेना के जो घोड़े थे, उनको मेवाड़ी घोड़े बोलते। यानी कि उदयपुर, चित्तौड़ और ये सब एरिया हाँ, जो। चित्तौड़ वाला, उदयपुर वाला, ये जो इलाका मेवाड़ का था, उनको मेवाड़ी घोड़े। राइट। ये वाला जो हमारा वाला बेल्ट है जयपुर शेखावटी, इस बेल्ट के घोड़ों को ढूंढाड़ी घोड़े बोलते हैं। ढूंढाड़ी घोड़े। ढूंढाड़ी, क्योंकि ये ढूंढाड़ स्टेट, और आई थिंक इस लैंग्वेज को भी ढूंढाड़ लैंग्वेज बोलते हैं ना। हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये जो जयपुर जो थी वो ढूंढाड़ की राजधानी थी। इस एरिया को ढूंढाड़ बोलते थे। तो यहाँ के घोड़े ढूंढाड़ी घोड़े बोलते थे। लेकिन क्योंकि अब इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में, आज़ादी के बाद में, अब यहाँ पे कोई अलग से स्टेट्स नहीं है। अब तो पूरा राजस्थान एक स्टेट है। राइट बात। अब तो क्या मारवाड़, क्या शेखावटी, क्या ढूंढाड़, क्या मेवाड़, क्या हाड़ौती, क्या जैसलमेर, क्या गोड़वाड़, ये सारे सब मिला के हमने एक स्टेट बना ली राजस्थान। जब हम सब एक होके एक स्टेट बना ली, तो फिर घोड़ों का अलग अलग नाम क्यों देना? हाँ, जब हम ही अलग नहीं एक ही तो नाम चलने दो फिर। सही बात है, जब हम ही एक हैं तो फिर हमारे घोड़े भी एक ही, हाँ, ठीक है। ये थे। तो इस टॉपिक पे ना ज्यादा वाद विवाद करना समझदारी नहीं। और बात भी करना ठीक नहीं है, ऐसा। नहीं, बात तो करो बोले, आपने कहीं मेरे को कोई किराने की दुकान तो खोलनी नहीं कि भाई मुझे पूरी कॉलोनी से जान पहचान अच्छी बना के रखनी, ना मेरे को कोई स्कूल खोलनी कि मेरे पास एडमिशन कम हो जाएंगे। हाँ। कोई नाराज हुए तो हो बोली, राइट बात है, क्योंकि फैक्ट ही है। एक चैनल को, जैसा कि जो ट्रेंड में चल रहा है, चैनल हमेशा कंट्रोवर्सीज ढूंढता है ना। सो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं, बहुत पॉजिटिव बातें करते हो, पॉजिटिव बातें करते हो। तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जा रहा हूँ मैं कि भाई ऐसा क्यों रहा। और अल्टीमेटली तो ये तो सब मजाक की बात है। अल्टीमेटली आई एम जस्ट किडिंग। तो ये जानना, मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब आते हैं हम कि यहाँ के घोड़े किस तरह के, या क्या बनावट, और कौन से खास घोड़े यहाँ पे रहे, और किन के पास खास घोड़े यहाँ पे रहे, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि किसकी बात? शेखावटी एरिया की बात कर रहा हूँ मैं जयपुर एरिया की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, जयपुर अलग चीज़ है, और जयपुर की अपनी एक हिस्ट्री है, शेखावटी की अपनी एक हिस्ट्री, ओके। है ना। और
आप किसके पहले अगर आप शेखावटी के बारे में मेरा ज़्यादा वो है, मतलब मानना कि मैं शेखावटी के बारे में ज़्यादा, नॉर्मली आपका इंटरेस्ट ज़्यादा इसी टॉपिक पे था। जी जी। तो चलो मेन टॉपिक आपसे बात करने का मकसद ही मेरा यही था कि उस एरिया के बारे में घोड़े किस तरह से क्या थे वो थोड़ा सा डिटेलिंग में जानना चाहता था मैं। देखो ऐसा है कि अगर आप हिस्ट्री बुक्स को खंगालो, अगर कोई बंदा ढंग से हिस्ट्री पढ़ता है तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो इलाका है ना शेखावटी वाला, ये घोड़ों के लिए ही फेमस था किसी ज़माने में। बाद में तो देखो व्हीकल्स आने की वजह से और सब लोग जॉब्स पे आ गए, बिजनेसेस करने लग गए, वो बात अलग है। वो घोड़े अब वो मेंटेन नहीं रह पाए पहले जैसे, लेकिन आज भी बड़े बड़े स्टेबल्स तो आपको शेखावटी में खूब मिलेंगे और अच्छे घोड़े मिलेंगे जी। लेकिन अगर पहले की बात कर रहे हैं तो शेखावटी घोड़ों के लिए बहुत फेमस थी। क्यों फेमस थी उसका रीज़न था, आमेर महाराजा उदयकरण जी हुए थे। तो उदयकरण जी के जो बड़े बेटे थे तो वो तो गद्दी पे विराज गए आमेर की, और जो छोटे बेटे थे उनके उनको अलग अलग जागीरियाँ दी गई थी। नॉर्मली छोटे बेटों को अलग से जागीरियाँ दी जाती थी। ठीक है। उनके एक छोटे बेटे थे राव बाला। राव बालो जी को बरवाड़ा की जागीर मिली थी, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में सामोद के पास में पड़ती है। ठीक है। बरवाड़ा की 12 गांव की जागीर मिली थी, सिर्फ 12 गांव, छोटा इलाका मिला। तो राव बालो जी का जो इंटरेस्ट था वो घोड़ों में बहुत ज़्यादा था, और घोड़ों की ब्रीडिंग में था इंटरेस्ट। क्योंकि उस ज़माने में घोड़े प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लड़ाइयों में अपना अस्तित्व बचाने के लिए आपके पास में आपका अच्छा घोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास घोड़े अच्छे नहीं है तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते हो। सिर्फ योद्धा का खुद का जिगर ही होना ज़रूरी नहीं है, घोड़ा भी जिगर वाला होना ज़रूरी था। हाँ, वर्किंग हॉर्स शुड बी मतलब स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, तब सारी क्वालिटी। राव बालो जी जब अपनी जागीर में पधारे, उन्होंने क्या किया कि घोड़ों की ब्रीडिंग करना बहुत बड़े लेवल पे शुरू कर दिया, और उनको घोड़ों का इतना तगड़ा नॉलेज था, उन्होंने अपनी पूरी उम्र घोड़ों में ऐसी बिताई कि उनको घोड़ों का पार्क ही बोला जाता था। उस ज़माने में राव बालो जी शालिहोत्री के नाम से फेमस हो गए थे। ओके। और वो इसलिए फेमस हुए क्योंकि उनको घोड़ों का सच में अच्छा नॉलेज था। ओके। नर घोड़े वो बहुत अच्छे पैदा कर लेते थे। ओके। उनके टाइम में उनके स्टेबल में बहुत अच्छे नर घोड़े हुए। एक दो बार क्या हुआ कि आमेर महाराजा उनके बड़े भाई थे, तो नॉर्मली जब महाराजा को नजराना पेश किया जाता है होली दिवाली पे, तो उन्होंने अपने अस्तबल के अच्छे 4 नर बछेरे उनको एज ए गिफ्ट नज़र किए। वो घोड़े आमेर महाराजा साहब को बहुत पसंद आए। उन्होंने फिर बाद में धीरे धीरे हर साल लेना, ऐसे करता करता वो एक प्रथा बन गई। धीरे धीरे वो टैक्स का रूप ले लिया उसने। अच्छा। पहले आपस में भाई बंद होने की वजह से था, और फिर बाद में वो टैक्स का रूप ले लिया। मतलब पहले पर्सनल लेवल पे था, फिर ऑफिशियल लेवल पे आ गया। फिर वो ऑफिशियल लेवल पे एक टैक्स बन गया कि आपको 4 घोड़े जरूर भेजने पड़ेंगे, और जो बरवाड़ा के स्टेबल में नर घोड़े होंगे आपको आमेर की सेना में भेजना ही पड़ेगा। तो बालो जी के टाइम में ठीक है चलता रहा काम। फिर राव मोकल जी उनके बाद में गद्दी पे विराजे बरवाड़ा के, उनको भी घोड़ों का भी अच्छा शौक था, क्योंकि फादर साहब की वजह से उनके स्टेबल में अच्छे घोड़े थे जी। उन्होंने भी अच्छी ब्रीडिंग करवाई, और बचपन से जो देखा वही तो सीखेगा इंसान। सही बात है। उनके टाइम में भी ठीक था। उनके टाइम में भी ठीक था। फिर आमेर महाराजा एक बार बरवाड़ा पधारे। जब राव बालो जी शांत हुए तो 12वें वाले दिन मातमी के दस्तूर के लिए पधारे थे। उस टाइम 12 दिन होने के बाद रंग दस्तूर होता है, और रंग दस्तूर के बाद में आमेर के किले से अच्छी बढ़िया 4 ब्रूड मेयर्स उन्होंने अपने जो भतीजे थे राव मोगल जी, बालो जी के बेटे थे, उनको गिफ्ट की। उनको गिफ्ट की तो वो घोड़ियाँ बहुत उम्दा नस्ल की, बहुत अच्छी नस्ल की घोड़ियाँ थी, और उनको कहा कि आप ये घोड़ियाँ रखो, और इनसे जो अच्छे नर बछेरे होते हैं आप आमेर भिजवा देना, घोड़ियाँ आप रख लेना। चलता रहा। उनके टाइम में भी ऐसे चलता, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी आई राव शेखा, ये जो राव बालो जी हैं वो राव शेखा जी के ही ग्रैंडफादर थे। ओके ओके। तो राव शेखा जी के टाइम में ये बात जब हुई तो उनको थोड़ा सा लगा कि भाई पहले तो हम एक प्रेम के नाते नजर करते थे, लेकिन अब तो ये टैक्स बन गया कि हमको घोड़े देने ही पड़ेंगे। यू हैव टू कंटिन्यू दिस। ऐसा नहीं हो सकता।
अब ठीक है, आप हमारे वंश के महाराज हो तो आपको नज़र किया जाएगा बढ़िया। आप जब भी पधारो अमृतसर बरवाड़ा तो आपको नज़र करेंगे, लेकिन टैक्स के रूप में नहीं देंगे। उन्होंने टैक्स बंद कर दिया। इस टॉपिक को लेके राव शेखा जी के घोड़ों को लेने के लिए, नर घोड़े लेने के लिए आमेर और अमृतसर के आपस में 3 बार युद्ध हुए। और हिस्ट्री में ये बहुत कम केस ऐसे मिलते हैं जब घोड़े लेने के लिए युद्ध हुआ। घोड़ों के बारे में युद्ध हुआ या घोड़ों के लिए युद्ध 3 हुआ? बार युद्ध हुए जी। और बड़े लेवल पे युद्ध हुए। लास्ट में जाके तीनों युद्ध राव शेखा ने जीते। लास्ट में जाके ये संधि हुई कि भाई ऐसा है कि आपस में ना लड़के हमको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई ठीक है, आपने जो भी ब्रीडिंग की, जो आपके घोड़े हैं वो आपके पास रहेंगे, लेकिन जब भी आमेर के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो आप हेल्प के लिए आओगे। तो राव शेखा जी ने बोला कि भाई हम भाई हैं, तो ऑब्वियसली कोई अगर ऐसी कोई बात होती है तो हमारे घोड़े आपके घोड़े अलग थोड़ी है, हमारी सेना आपकी सेना अलग थोड़ी है, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एज ए नेबर मान लो, चाहे भाई मान लो, पर्सनल रिलेशन, राइट। और ये हुआ भी। उसके बाद में आमेर महाराजा और शेखावाटी के जितने भी राजा हुए उनके आपस में इतने संबंध अच्छे थे कि जब भी जयपुर के ऊपर कोई आक्रमण होता था तो शेखावाटी से सेना पक्का आती थी और मिल के। अच्छा, उस टाइम के बाद में आमेर किले में कुछ घोड़ियाँ हुआ करती थी जो आमेरी ओद के नाम से थी। आमेरी ओद बोलते, पहले ओद के नाम से घोड़ियाँ चलती थी। आजकल का जो कल्चर है वो स्टैलियन वाला कल्चर है, स्टैलियन से लाइन चलती है। मेल डोमिनेंस हो गया। पहले स्टैलियन के नाम से लाइन नहीं चलती थी, पहले घोड़ियों के नाम से लाइनें चलती थी। ठीक है भाई, आमेरी ओद हुई। और राव बालोजी के टाइम में जो घोड़े हुए थे उनका बरवाड़ी ओद बोलते थे। तो बरवाड़ा की जो ओद हुई जो उनके घोड़ों से चली उसको बरवाड़ी ओद बोलते थे। इन लोगों ने फिर इन घोड़ों से इतनी अच्छी ब्रीडिंग की कि ये घोड़े बढ़ते बढ़ते जब राव शेखा जी शांत हुए और उनके बेटे गद्दी पे विराजे राव रायमल, तो राव रायमल जी के पास में 25,000 घोड़ों का स्थान हो गया। ओके। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी। आमेर से कोई छोटी सी जागीर अलग होती है और वो 3 पीढ़ी बाद में ही इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए तो वो 25,000 घोड़ों का स्थान रखे थे। आमेर जैसी बड़ी रियासत के पास में इतने घोड़े होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नया अगर कोई जागीर बनता है और उसके पास में इतने घोड़े होते हैं बहुत बड़ी बात है। तो और ये बात एक्चुअल में मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ये सोचो कि मैं खुद की नहीं, it's not, ऐसा कुछ नहीं है। जोधपुर के महाराजा हुए थे जसवंत सिंह जी सेकंड जी। उनके दीवान थे एक भंडारी फौजदार जी। जोधपुर के एक दीवान थे भंडारी फौजदान। उन्होंने कोई जोधपुर की पुरानी ख्यात की एक नकल की थी। नकल मीन्स जब पुराने पन्ने हो जाते हैं, वो फटने लग जाते हैं, कॉपी। तो उनकी एक नई कॉपी बनाई जाती है ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले। भंडारी फौजदार ने जोधपुर के इतिहास में ये लिखा है कि राव रायमल जो कि आमेर के भाई हैं, अमृतसर की गद्दी पे हैं, राव रायमल के पास में 25,000 घोड़ों का स्थान है। ये ना तो दिल्ली के मुगल बादशाह को चाकरी देते हैं ना नालबंदी देते हैं, इनका स्वतंत्र राज है। ये बात जो मैंने आपको बताई ना, ये बात मेरा खुद का ज्ञान नहीं है। डेफिनेटली वो तो कैसे ये होगा, जोधपुर के इतिहास की आप बात कोई स्टोरी टेलर तो है नहीं। ये आप जोधपुर तो के हिस्ट्री बता इतिहास रहे की हैं। बात बता रहा हूँ राइट बात। कि अगर पड़ोसी रियासत का कोई दीवान ये बात लिख रहा है तो ये ज़्यादा Appropriate है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना। और उस टाइम में शेखावाटी जयपुर से स्वतंत्र थी। बाद में जाके एक नॉमिनल शर्तों के साथ में एक हुए। तो उस टाइम तक आप देखो कि 25,000 घोड़ों का स्थान होना कोई मामूली बात नहीं थी। जी जी जी। ये बहुत बड़ी बात थी। सो दैट्स वेरी बिग नंबर ना, 25,000। हाँ, और बाद में जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती गई शेखावाटी में ठिकाने बनते गए तो आपस में आप देखोगे शेखावाटी के ठिकानों में भी ये चलन चलता गया घोड़े पालने का, बड़े लेवल पे घोड़े पालने का जी। आपको मैं अगर नाम बताऊं तो बिसाऊ, परसरामपुरा, खेतड़ी और चौकड़ी, ये 4 ठिकाने ऐसे थे पहले जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में घोड़े थे और इनके घोड़े फेमस थे जी। और नर घोड़े फेमस थे।